नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के अभी तक हम लोग 11 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। 11 लेक्चर में हमने आपको जो यहाँ पर कवर किया है वो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है नेशनल इनकम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके 4 लेक्चर मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं और कोशिश की है कि आपका यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हमारे उस लेक्चर से बाहर ना जाए। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर। और रविन एकेडमी का एप्लीकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर उसको लॉगिन कर लीजिए और वहाँ पर आप कुछ सारी कक्षाएँ मिल जाएंगी। प्रीलिम मेंस डिटेल में जो भी कोर्स आप चाहेंगे वो सारा उपलब्ध होगा। और यदि ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। हमारी टीम आपको सब कुछ बता देगी, पूरा डिटेल समझा देगी कि कैसे हमारी कक्षाएं आपको मिल पाएंगी। ओके, तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। क्लास है हमारा आज 12वां। तो मुद्रा एंड बैंकिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी और हमारी जानकारी के लिए भी। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा की। इसमें 2-3 लेक्चर होंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। हर तरीके से इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, चल, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मुद्रा। व्हाट इज करेंसी, मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो हालांकि इसकी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है मुद्रा क्या होती है, ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे होंगे। तो मुद्रा की कुछ यहाँ पर फीचर की बात अगर हम लोग करें तो मुद्रा बेसिकली एक विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है, एक विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम होता है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई अपने ज़रूरत की वस्तु खरीदनी है तो स्टूडेंट्स आप उसे क्या करेंगे, पैसे देंगे, मुद्रा देंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं होती है, या अगर हम लोग बात करें भारत में प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की यदि बात करें कि वहाँ पर मुद्रा नहीं थी, मुद्रा का चलन नहीं था, तो फिर कैसे व्यापार होता होगा, कैसे लेन देन होता होगा, तो बार्टर सिस्टम से लेन देन वहाँ पर होता था। हम लोग हिस्ट्री वाले क्लासेस में उन चीज़ों को समझेंगे। एक वस्तु हमने दे दी, दूसरी वस्तु हमने ले ली, इस तरीके से वो बार्टर सिस्टम से व्यापार चलता था। बट आज की डेट में तो ऐसा है नहीं, मुद्रा है हमारे पास, तो ये विनिमय का एक माध्यम होता है। दूसरा, सरकार द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। सरकार द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है, मान्यता प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता यहाँ पर ये हो गई। और समाज द्वारा समान रूप से स्वीकार्य होती है। समाज द्वारा समान रूप से समान रूप से स्वीकार होती है। यानी किसी भी देश की यदि कोई मुद्रा है तो उस देश का जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको इक्वली एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोई मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेखा की एक इकाई भी होती है, लेखा की इकाई भी होती है। ओके, तो ये मुद्रा के कुछ विशेषताएं हैं। लेखा मतलब जो मतलब अकाउंटिंग होती है वो मुद्रा के रूप में हम उसे करते हैं। ओके, तो ये इसके कुछ फीचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर, तो एक थोड़ा थोड़ा आइडिया आपके दिमाग में आया होगा कि मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे
जिससे कि आपका यूपीएससी का कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए हमारे लेक्चर से, और इसी वे में आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। ओके, तो अब लोग बात करेंगे यहाँ पर मुद्रा के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनकी हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ करेंसी, मुद्रा के प्रकार। तो हम लोग टेक्निकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर हम लोग मुद्रा के प्रकार पर नज़र डालें तो बहुत सारी प्रकार की मुद्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कुछ यहाँ पर हम बताते हैं आपको, जैसे लेखा मुद्रा, अकाउंट करेंसी, लेखा मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, वास्तविक हो गया, प्रमाणिक हो गया, हॉट मनी, धातु मुद्रा, हॉट मनी, एक होगा हार्ड करेंसी, हार्ड मनी इसको हम लोग कहते हैं, या हार्ड करेंसी भी कह सकते हैं, मनी की जगह पे आप करेंसी शब्द यूज कर लीजिए, हार्ड करेंसी, हॉट मनी। इसके बाद एक सॉफ्ट करेंसी भी होती है, सॉफ्ट करेंसी। फिर एक होती है विधिक मुद्रा, विधिक मुद्रा, इसको हम लोग लीगल टेंडर भी कहते हैं, विधिक मुद्रा हो गया। धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा। इसके बाद अब और देख सकते हैं, जैसे सॉफ्ट हो गया, एक कॉशन मनी होता है, कॉशन मनी, कॉशन मनी भी होता है। वैधानिक मुद्रा आपको बता दिया है ना, ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, और एक नियर मनी, नियर मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी मुद्रा के टाइप आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा इसकी समझ देख लेते हैं, है ना, मुद्रा के प्रकार में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें बनी रहें। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 या 19 में पूछा था, ये लीगल टेंडर्स विधिक मुद्रा से क्वेश्चन पूछ लिया था प्रीलिम में, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेखा मुद्रा की। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा जरूर, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि पहले एक बार लेक्चर को इत्मीनान से देख लीजिए, फिर उसको दोबारा मतलब समझ लिया, देख लिया, इसके बाद दोबारा उसको फिर से आप लेक्चर को देखें और फिर साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम नोट्स मत बनाइएगा, एक बार पहले पूरा देख लीजिए इत्मीनान से। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अकाउंट करेंसी की, लेखा मुद्रा की। तो ये एक ऐसी मुद्रा होती है जिसका प्रयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में किया जाता है। कैसी मुद्रा होती है? वह मुद्रा जिसका प्रयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में किया जाता है। नोट कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन को। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वैधानिक मुद्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीगल करेंसी, वैधानिक मुद्रा। आइए, वैधानिक मुद्रा क्या होती है? सरकार की आज्ञा वाली मुद्रा होती है, सरकार, है ना, ये सरकार की
आज्ञा वाली मुद्रा होती है, आज्ञा वाली मुद्रा होती है, जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है, जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। तो अगर मतलब उस देश का है ना, जिस देश की गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है, मतलब जिस देश की गवर्नमेंट की तरफ से ये जारी की गई है, उस देश का हर व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, मना नहीं कर सकता है। अगर हमने मना कर दिया, जैसे भारत में जो करेंसी नोट चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का 100, जो भी है XYZ जो भी चल रहे हैं, तो अगर कोई मना कर दे कि नहीं हम ये नोट नहीं लेंगे, तो वो मना नहीं कर सकता है। ये तो फिर सरकार की तौहीन है, मतलब अपने देश की सरकार पर मुझे विश्वास ही नहीं है, इसका मतलब है ना। तो हम उसे लेने के लिए बाध्य होंगे। तो ये हो जाती है वैधानिक मुद्रा। अब इसी का उल्टा अगर हम देखें तो ऐच्छिक मुद्रा है एक, जो वॉलेंट्री जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक मुद्रा। तो ये क्या है? ऐच्छिक मुद्रा। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। तो वह मुद्रा जिसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, वह मुद्रा जिसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। उसे बोला जाता है ऐच्छिक मुद्रा। तो ये जो लीगल अभी आपको हमने करेंसी बताई, उसका ये जस्ट अपोजिट। तो ऐसी मुद्रा कौन सी हो सकती है? तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है चेक। जो चेक होती है वो इसका एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि चेक को हम स्वीकार कर सकते हैं, मेरी मर्जी है तो, और मर्जी नहीं है तो उसे हम अस्वीकार कर सकते हैं। तो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको चेक एक्सेप्ट ही करनी है। तो जैसे हम किसी को कोई पे करते हैं, अगर चेक के माध्यम से पे करते हैं तो हम बोलते हैं क्या हम चेक में पेमेंट आपको कर दें? क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उसकी हम एक्सेप्टेंसी लेना चाहते हैं कि वो चेक स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो क्योंकि ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर को स्वीकार करना ही पड़ता है, और ये लीगल टेंडर नहीं है, ये वॉलेंट्री है। ओके, समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की। तो ये सांकेतिक मुद्रा क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा, वैसे अगर हम लोग बात करें कि भारत में सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था, तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में एक हम लोग शासक पढ़ेंगे जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। उसने भारत में सबसे पहले ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, या जो लोग अभी बाद में पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेक्निकल बात आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे कोई भी आप करेंसी देखिए, कोई भी आप नोट देखिए, जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में कागज की मुद्रा जो है वो चलती है, और धातु की मुद्रा भी चलती है, दोनों चलती हैं। तो हम देखते हैं कि एक 100 रुपये का नोट है ना, जैसे यहाँ पर हम देखें एक, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 2000 का नोट ले लेते हैं यहाँ पर।
थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं। एक 2000 का ये नोट है, यहाँ पर लिखा होगा 2000, ठीक है, 2000 लिखा है, और यहाँ पर लिखा रहता है मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये लिखा रहता है। मैं धारक को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा रहता है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, करने का वचन देता हूँ, ये लिखा रहता है। और यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर महोदय होते हैं उनका साइन होता है, ठीक है। जैसे इस समय शशिकांत दास हैं, उनके साइन होंगे, गवर्नर के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रुपया यहाँ पर है इसके फेस पर 2000 लिखा है, इसकी फेस वैल्यू 2000 है, लेकिन जिस चीज़ का ये बना है, जो कागज़ है, जो इस पर पेपर लगा है, क्या उस मटेरियल की कॉस्ट 2000 रुपये है क्या? नहीं है ना। तो जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट 54-58 या 1 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके फेस पर लिखा है 2000, तो फेस वैल्यू ज़्यादा है और इसकी रियल वैल्यू कम है। तो ये जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है और रियल वैल्यू इसकी कम है। तो जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, रियल वैल्यू कम होती है। रियल वैल्यू का मतलब इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी वैल्यू है ना। तो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू का ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें फेस वैल्यू 2000 है और रियल वैल्यू मुश्किल से इसकी 1 रुपये लागत होगी। तो ये करेंसी सांकेतिक है। कैसी है? ये सांकेतिक मुद्रा है। तो भारत में जो कागज़ की मुद्रा चल रही है या जो धातु की मुद्रा चल रही है, मेटल क्वाइन चल रहे हैं, वो कैसे हैं? वो सांकेतिक हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ले क्यों लेते हैं? क्योंकि सरकार का क्रेडिट है। तो आरबीआई के गवर्नर ने कह दिया कि ये कागज़ का टुकड़ा लो जिसमें 2000 लिखा है और इसको चलाओ, सब कोई ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साइन वहाँ पर हैं, सब कोई ले लेगा। अगर कोई नहीं लेता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसे आरबीआई में जमा करा दीजिएगा, आपको 2000 रुपये के बराबर वैल्यू आपको दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, मैं धारक को 2000 अदा करने का वचन देता। किसको? धारक को। जिसके पास ये 2000 का नोट है वो धारक है, ठीक है। हमारी जेब में पड़ा है तो हमारा है, मैं धारक हूं। तो आरबीआई 2000 रुपये की वैल्यू हमें देने के लिए वादा करती है, वचन करती है। लेकिन अगर वो नोट किसी ने हमसे ले लिया, किसी दूसरे के हाथ में चला गया, तो धारक चेंज हो गया। अब वो उसको 2000 रुपये अदा करने का वचन देगी, ठीक है। तो जिसके पास होगा उसको ये वचन देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू वास्तव में क्या 2000 है इस कागज़ की? नो। क्लियर? आपको समझ में आ गया? तो ये टेक्निकल टर्म आपको याद रखना है, फेस वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन रियल वैल्यू। ओके, तो ये है। अब हम बात करेंगे प्रमाणिक मुद्रा की, स्टैंडर्ड क्वाइन या जो करेंसी है। प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड क्वाइन, स्टैंडर्ड करेंसी, तो वह मुद्रा जिसका अंकित और प्रमाणिक मूल्य बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है और रियल वैल्यू वो बराबर हो, रियल वैल्यू बराबर हो। यानी जो अंकित है, जो फेस पर लिखा है अंकित मूल्य, ठीक है, वो और प्रमाणिक मूल्य ये हैं बराबर। इसका मतलब है कि अगर कोई सोने का सिक्का है, ये क्वाइन है,
और इसमें लिखा है, इस कॉइन में 2000 लिखा है, तो इसके फेस पर लिखा है 2000, अंकित मूल्य 2000 है। और इसमें जो मटेरियल, जो गोल्ड लगा है, गोल्ड ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल की वैल्यू भी उतनी है जितनी इस पे फेस पर लिखी हुई वैल्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके फेस पर लिखी हुई वैल्यू को हटा दीजिए, इसको डैमेज कर दीजिए, और इसके बाद भी इसको बेचिएगा तो ये 2000 रुपए के बराबर ही बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कीमती धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो कीमती धातु का प्रयोग, जैसे सोना चांदी, इनके जो क्वाइंस बनते हैं वो प्रमाणिक मुद्रा होती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो जैसे हम लोग अगर अपने भारत के इतिहास की बात करें तो जैसे भारत में जो कुषाण थे उन्होंने गोल्डन कॉइन इशू किए, है ना, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, या उसके पहले इंडो ग्रीक ने स्टार्ट किए, या फिर गुप्ता पीरियड में ये खूब सारे चले, तो वो सब प्रमाणिक मुद्रा थी, सोने चांदी के उस समय चला करते थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लास्टिक मनी की। प्लास्टिक मनी बताने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, और उनके माध्यम से वो एक मनी के रूप में उसे हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नियर मनी की। नियर मनी, नियर मनी, इसको हम हिंदी में समीप मुद्रा भी कहते हैं। समीप मुद्रा भी कहते हैं। तो ये समीप मुद्रा क्या है? मतलब ये मुद्रा है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये मुद्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता हो। ठीक है, वह मुद्रा जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। देखिए, अगर हम गोल्ड का कोई रिंग पहन रखे हैं, और बेसिकली जाहिर सी बात है कि वो मतलब पैसा नहीं है, लेकिन अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको हम जाके कहीं भी बेच देंगे तुरंत, और तुरंत वो किसमें बदल जाएगी? मुद्रा बदल जाएगी। तो जो हम सोने के ज्वेलरी पहन कर रखते हैं वो सब क्या है? वो नियर करेंसी है, मुद्रा है नहीं, लेकिन जब चाहें तब उसे मुद्रा में हम चेंज करवा सकते हैं, कहीं भी, कोई नहीं मना करेगा। क्लियर? हाँ, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ को लेस कर देगा, और बाकी वो उसे तुरंत कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 मिनट। नेक्स्ट कुछ और भी टाइप है मुद्रा के जो अभी हम लोग को और डिस्कस करने हैं, जैसे हॉट मनी। हॉट मनी की बात कर लेते हैं। हॉट मतलब गर्म है। ठीक है, ये एक ऐसी मुद्रा होती है जिसका वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जिसमें बाजार से शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, उसे हॉट मनी कहते हैं। अब ये क्या है? मतलब जहां पर अधिक लाभ की संभावना होती है वहीं ये पलायन कर जाती है, उधर ही शिफ्ट हो जाती है।
मतलब जहां अधिक लाभ की संभावना होती है, की संभावना होती है, उधर शिफ्ट हो जाती है, उधर शिफ्ट हो जाती है। तो आपके दिमाग में आ रहा हो ये कैसे शिफ्ट हो जाती होगी। तो जैसे शेयर मार्केट में लगी हुई विदेशी मुद्राएं, अब इनको लगा कि जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया और पता लगा कि कहीं दूसरे ज़्यादा लाभ होना है तो वहाँ से तुरंत निकालेंगे और दूसरी जगह उसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये हॉट मनी कहलाएगी, जिसमें शीघ्र पलायन, यानी जहाँ देखेंगे लाभ वहीं पे जाके उसको उठा के लगा देंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं शेयर मार्केट में लगी विदेशी मुद्रा, या जैसे मान लीजिए जब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। तो अब जैसे मान लो विदेशी मुद्रा हमारे देश में लगी है, चाइना में किसी देश की मुद्रा लगा दी गई और उनको लगा कि यहाँ घाटा होने वाला है, तो तुरंत वो क्या करेंगे, अपनी मुद्रा वहाँ से निकालेंगे, लेके भागेंगे और वहाँ पर उसको लगाएंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं होंगी, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत पलायन कर जाएगा। पलायन मतलब मार्केट को छोड़ देगा, तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति जहाँ पर होती है वो मुद्रा कैसी होती है, हॉट मनी होती है। ओके, और देखते हैं आगे, और भी इसके कुछ टाइप्स हैं। अब जैसे हमने बात की थी हार्ड करेंसी की, हार्ड करेंसी को भी हम लोग देख लेते हैं। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी का देखो, देखिए जो मुद्रा होती है ना, इसका भी डिमांड और सप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जिस करेंसी की और सप्लाई कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हार्ड है। हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर नहीं है, ठीक है, मतलब बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा अगर आप कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो अमेरिकन यूएस डॉलर है ना, क्या होगा, यूएस डॉलर, ये एक हार्ड करेंसी है प्रेजेंट टाइम में। सबको इसकी चाहत रहती है डॉलर की, है ना, डॉलर, तो तभी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो तभी इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, हार्ड का अपोजिट कर दीजिए सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी, तो सॉफ्ट करेंसी में आते हैं, उल्टा हो गया इसका, है ना, तो इसकी मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई इसकी ज़्यादा है। तो ऐसे वो कौन से देश हैं जिसकी मुद्रा ये सॉफ्ट करेंसी में आएगी, तो जो अल्प विकसित देश है ना, जो कम विकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनकी करेंसी इसमें आती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खूब भरी पड़ी, पूछने वाला ही नहीं कोई, है ना। तो इसका उदाहरण आप यहाँ पर दोगे अल्प विकसित देशों की मुद्रा, अल्प विकसित देशों की मुद्रा, ये आएगी सॉफ्ट करेंसी में। ओके, अब हम लोग जैसे धातु मुद्रा हो गई, है ना, मेटल करेंसी, तो मेटल करेंसी जो धातु से बनी हुई मुद्रा है वो धातु मुद्रा हो गई। तो जैसे भारत में धातु की मुद्रा भी होती है, पेपर की भी मुद्रा होती है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है, आज की डेट में ये एक क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो ये एक प्रकार का डिजिटल संपत्ति होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है। इसको आप हाथ में लेकर, जेब में रखकर, पॉकेट में रखकर आप इसे नहीं घूम सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक डिजिटल संपत्ति होती है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति होती है जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब भारत भी अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए इस पर काम चल रहा है। ठीक है, और ये लिमिटेड होते हैं, मतलब इसकी नकल नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेड है। ठीक है, जितने होते हैं उतने ही होते हैं। तभी तो जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, तो ये लिमिटेड है। लिमिटेड है, जब डिमांड बढ़ जाएगी और है उतना ही, एक्स्ट्रा बना नहीं सकते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती चली जाती है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा आपने सुना होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी हमने देखी जो करेंसी है, मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा कितने प्रकार की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने सीखा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने मुद्रा पर बात की है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे बैंकिंग की। तो भारत में जो बैंकों के विकास का इतिहास है वो क्या है, बैंक क्या होता है, और मतलब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या होते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो प्रकार के होंगे, एक तो बैंकिंग होगा और एक होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उनमें डिफरेंस हम लोग समझेंगे। फिर भारत में बैंकों का उद्भव कैसे हुआ, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, और प्रेजेंट टाइम में बैंकों की क्या स्थिति है। ठीक है, नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, है ना, और शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, आरआरबी क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, छोटा इसलिए है क्योंकि अब अगर बैंकिंग यहाँ पर शुरू कर देंगे तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी लेक्चर की। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग धैर्य के साथ पढ़े छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। ओके, थैंक यू।